तो कैसे हो जैन जी बच्चों। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा पीवाईक्यूज़ के। तो जैसे हमने उसमें प्लान किया था कि सबसे पहले हमें पीवाईक्यू सीरीज़ चालू करनी है। जो जो पीवाईक्यू सीरीज़ चालू करनी है वो हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें कवर करेंगे। तो हम जैसे जैसे एक एक स्टेप चलते जाएंगे, जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस चैप्टर के साथ। इसमें मैंने अब तक के लास्ट 38 ईयर्स के सब पीवाईक्यू क्लियर किए हुए हैं। तो हम एक एक पीवाईक्यू देखेंगे, सब क्लियर आउट करेंगे जो डाउट है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह पीपीटी वगैरह चाहिए होगी तो मैं भी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करूँगा। पर आप सबसे ज़्यादा मुझे इसमें हेल्प करना, क्योंकि जितने व्यूज़ जितने लाइक्स जाते हैं उससे हमारा मोटिवेशन बनता है और ये सब चीज़ें साथ में चलती रहती है। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है सबका वेदांतु लर्निंग सेंटर बुल्ढाना में। और हम आज चालू करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज ये चैप्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाला पीवाईक्यू। ये इम्पोर्टेंट है, सभी पीवाईक्यू आप देखते ही जाइए और ये सब पीवाईक्यू बार बार रिवाइज करिए। अभी जो आने वाली नीट एग्जाम है इसमें सब रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके चलते आपको ये सब चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये आपको सब अवेलेबल भी होगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। तो फर्स्ट पीवाईक्यू क्या है, अच्छे से पढ़ना है। अभी एमसीक्यू सॉल्व करने की भी एक टेक्निक होती है, एलिमिनेशन करना पड़ता है उसमें। जैसे कि रूल आउट, और क्योंकि रूल आउट नहीं तो सबसे ज़्यादा क्या समझना सकता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। हमने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उससे सबसे ज़्यादा फेमिलियर हमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है उसके वो हमें चूज़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर उसी सेम क्वेश्चन पे अगर हम स्टक हो गए तो वो आगे वाला क्वेश्चन हमें टाइम भी नहीं मिलेगा और वो वैसे का वैसा रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे आपने कंडक्टिंग पार्ट सुना तो इसमें एल्वियोला आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या, नेजल कैविटी से ब्रोंकस तक जो हमारा लंग्स में अवेलेबल है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो पार्ट नहीं। आंसर आप देखिए, सोचिए क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर। सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड रेज टू द बॉडी टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, क्लियर्स द इनहेल एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अब ये 4 ऑप्शन है तो हमें इसमें से रूल आउट करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कैसा है। तो हम कैसे रूल आउट करेंगे, सबसे पहले हम उसने पूछा है नॉट फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट सबसे पहला नेजल कैविटी का तो फंक्शन हमें पता है क्या है, वो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर करता है। टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर एंड रेज टू द बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो एयर होती है उसको बॉडी टेम्परेचर में करने का काम सीलिया का होता है जो नेजल कैविटी में प्रोवाइड होते हैं। ये सब किसके पार्ट है, कंडक्टिंग के पार्ट है। सबसे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। जैसे मैंने आपको बोला O2 और CO2 का डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है, पर सभी ऑप्शन बिना पढ़े हुए आगे जाना नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या है, क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो क्या है, ये सब जो हमारे व्यू से आ रहे, मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करके आगे जाऊंगा क्योंकि क्या है ये पीवाईक्यू सीरीज है। तो पीवाईक्यू सीरीज का क्या होता है, सब अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे रिवाइज हो जल्दी से जल्दी वो काम होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो हम टाइम वेस्ट ना करके वो आगे जाते हैं। तो इसका क्या है, क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अभी 4 ऑप्शन में से जो A B D ऑप्शन है ये सब तीनों किसके पार्ट है, ये कंडक्टिंग एयरवे के पार्ट है। तो कंडक्टिंग एयरवे का पार्ट क्या हो गया, ये A B और D। तो क्या उसका आंसर क्या होगा, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। जो O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन है वो एल्वियोलाई में होता है और एल्वियोलाई जो है वो कंडक्टिंग पार्ट नहीं है। तो इसके चलते मैंने आपको क्या करके रखा है, आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन और वो सब क्लियर एक्सप्लेन करके रखा है, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमने किया जो है प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो ये O2 एंड CO2 का ऑप्शन कैसे ये किया, अगर हमने जैसे
पढ़ा कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो नोज टू ब्रोंक्यूल्स होता है, और वो उसका काम क्या होता है, ह्यूमिडिफाइज एयर, वार्म्स एंड फिल्टर आउट, इट डज नॉट परफॉर्म द गैस एक्सचेंज। जो गैस एक्सचेंज का परफॉर्म कौन करता है, उसका परफॉर्मेशन करता है एल्वियोलाई। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या है, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन। अभी ह्यूमन बॉडी का उन्होंने क्या पूछा है, ऑर्गन पूछा हुआ है। तो ऑर्गन कैसे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए क्या है, इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी ब्रेन। तो उन्होंने क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड कौन सा होता है। अभी अफेक्टेड के इसमें चलते हुए हमने क्या देखा है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका आंसर है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसको उससे कम ऑक्सीजन मिला तो उससे क्या होता है, जल्दी से कम ऑक्सीजन मिला तो क्या होता है, उसके चलते न्यूरॉन्स जो होता है 3 to 5 मिनट्स में डेड होना चालू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड और मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा हुआ, हमारा ब्रेन हुआ। तो ब्रेन इज मोस्ट ऑक्सीजन सेंसिटिव ऑर्गन, न्यूरॉन बीइंग, क्योंकि 4 to 6 मिनट में क्या होता है, न्यूरॉन का डेथ होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, इस पूरे बॉडी में टोटल कंजम्पशन कितना होता है ऑक्सीजन का, 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें हमें यही याद रखना है कि क्या मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है, अपना ब्रेन है। एयर इज ब्रीथ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाथवेज। अब हमारा करेक्ट पाथवेज जो होता है नेजल कैविटी से ब्रोंकस तक, वो सब इसमें है, पर अभी हमें पूरा एग्जैक्ट सब सीक्वेंस में देखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉमन सी बात है कि नेजल कैविटी आएगी। नेजल कैविटी आएगी तो स्टार्ट हमारा कहाँ से होना चाहिए सीक्वेंस, नेजल कैविटी से। अभी हम ऑप्शन में वो ढूंढेंगे कि हमें कौन सा है। सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया आएगा क्या, नहीं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कैंसल। बी, उसमें स्टार्टिंग पे नोज दिया हुआ है, तो नोज, हाँ नोज है। तो उसके बाद में क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स नहीं। लैरिंग्स आता है क्या सबसे पहले, नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन सी क्या है, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वियोला। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। बट इसमें क्या दिया है, नोज, माउथ, लंग, पर इसने पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो इसके चलते हुए हमारा आंसर क्या हुआ, सी हुआ। क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोला, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चंस बढ़ते हुए जाएंगे। लास्ट 38 ईयर्स के हमने क्वेश्चन कवर्ड किए हुए हैं, तो इसके लिए वो बहुत क्वेश्चन जो ईजी है उसके लिए कम टाइम देंगे, जो डिफिकल्ट है उसके लिए ज़्यादा टाइम देंगे। तो एयर ब्रीथ आउट थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाथवेज। तो हमारा आंसर क्या है, सी है। क्या है, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोला, ये क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी से हम देखेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उधर ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना पड़ता है, और जो आते हुए क्वेश्चन है वो हमें कवर करने पड़ते हैं। इसके लिए रीडिंग क्वेश्चन की हैबिट हमें अभी से डालनी पड़ेगी। सबसे पहले, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द रेस्पिरेशन। अभी इन्होंने क्या कहा है, रेस्पिरेशन का स्टेप्स हमें करेक्ट करना है। ये जो सीक्वेंस इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो अभी अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमें पता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वो सेल तक पहुँचता है, और वो टिश्यू का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब लास्ट स्टेप क्या होती है अपनी, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। मतलब एट द लास्ट हमें क्या करना पड़ता है, जो O2 होता है, सेल O2 को कैसे यूटिलाइज करे वो देखना होता है। तो हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि सबसे लास्ट में ऑप्शन क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा। तो ऐसे करते हुए हमने देखना है कि ऑप्शन ई कहाँ है। तो इधर सबसे देखा हमने, सबसे इधर ऑप्शन ई कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो तब भी अगर हमने ई देखा है, तब भी पूरा पहले सीक्वेंस रीड कर लेना है। जैसे कि क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन है। डिफ्यूज ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड इट्स टिश्यू। तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन होने के बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड सेल्स एंड टिश्यू। और लास्ट में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। अभी हमें क्या है, क्विक करना है। तो क्विक करने के लिए हमें उस क्वेश्चन में से कोई कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। जो कीवर्ड हमें मिलता है, जैसे वो हमें कीवर्ड मिलता है, उसके चलते हमें वो ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। करेक्ट है, यहाँ तक सबको पता है। तो जो रेस्पिरेशन में होता है, उसमें सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब एयर मूव्स
इन एंड आउट। सबसे दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा सीक्वेंस क्या है हमारा ए में क्या दिया हुआ था उन्होंने, एल्वुलर डिफ्यूजन O2 एंटर्स द ब्लड एंड CO2 एग्जिट्स। उसके बाद में सी में क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस टू टिश्यू एंड सेल्स, और वो जो गैसेस ट्रांसफर हुआ उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है हमारा सेल। अभी भी एमसीक्यू सॉल्व करने वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है, मतलब जो लास्ट होता है वो हमें सीक्वेंस तो पता है, पर अगर मुझे लास्ट नहीं पता तो सबसे फर्स्ट वाला पता होना चाहिए। अगर बीच वाले पता है तो ये है अच्छी बात है, पर हमें रूल आउट करने के लिए फास्ट एज यूजुअल हमें बहुत फास्ट करना है ना, तो कौन सा भी क्वेश्चन, तो क्योंकि हमारे पास कम टाइम होता है उधर, और टेंशन एंजाइटी बहुत सारी चीज़ें उस पर एक्ट होती है, तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन में का कीवर्ड ढूंढना है, अगर वो ऑप्शन में मिलता है तो उसको करेक्ट करके दे और आगे बढ़ना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इन डायग्राम। अब डायग्राम में अच्छे से देखिए, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में है कि सी वाला जो ऑप्शन है रेफर्स, जो पूरी डायग्राम है उसमें सी का क्या काम है, उन्होंने क्या पूछा हुआ है एक बार देखते हैं। इन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेबल सी रेफर्स टू विच स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन। अभी हम डायग्राम में से देखकर क्लियरली बता सकते हैं कि सी मतलब उसको एल्वियोलाई के बारे में बताना है। तो अभी चारों ऑप्शन में एल्वियोलाई कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। कैसे, क्योंकि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इमेज में उसने आंसर ही बता दिया है कि सी क्या डायरेक्ट कर रहा है, हमें एल्वियोलाई के बारे में डायरेक्ट कर रहा है। तो एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर सैक फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। और यहाँ से क्लियर आउट है कि लेबल सी उन्होंने देखकर वो क्लियरली उन्होंने बताया कि लेबल सी से पूछना है, लेबल सी हमें इमेज में दिख गया कि लेबल सी क्या है, एल्वियोलाई। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढने के बाद हमें सीधे आगे बढ़ना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन सी है। उसमें क्या दिख रहा है हमें, एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर सैक फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अभी ये ऐसे डायग्राम रिपीटेड होते जाएगी, तो अच्छे से क्वेश्चन में कौन सा लेबल दिया हुआ है फिर उसमें इमेज में देखना है, फिर चारों ऑप्शन देखने, उसके बाद वो आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ऐसे चारों इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ऑप्शन ए आप ध्यान से देखिए। उसके बाद में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर। और चौथा ऑप्शन क्या है, एक्सपायरेशन इज द इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राग्राम। तो ये ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो इसमें से हमें स्टेटमेंट और इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना है कि उन्होंने बोलने की क्या कोशिश की है। ऑप्शन इज बी, इसमें क्या हुआ है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो कैसे होता है, क्या है ऑप्शन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द। तो इंस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, इंस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से जो बाहर की एयर है वो जल्दी से इन लंग्स में चली जाती है और इंस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो उन्होंने वैसा कहा है। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है, मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। जो एक्सपिरेशन मतलब क्या, जो लंग्स है उसमें से ऑक्सीजन और जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, तो बाहर चली जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मसल का जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। और एयर और जो एक्सपिरेशन है होती है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, मोस्टली पैसिव एट द रेस्ट। अभी फिर से वही सवाल कि हमने पहले कौन से सवाल देखे, पहले किस सवाल में हमें सीक्वेंस पूछा गया है। अभी जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो उसमें सबसे कंफ्यूजिंग होता है, तो हमें वो करेक्ट स्टेटमेंट कैसे ढूंढने वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी करेक्ट इसमें क्या है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अभी हमने पढ़ा तो इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें आपको पता है। तो इंस्पिरेशन में चलो अभी क्वेश्चन पूरा रीड करने के बाद उसका ऑप्शन देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, contraction of external intercostal muscle, pulmonary volume decreases, intrapulmonary pressure increases। तो अभी हमें इसमें से रूल आउट करने के कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो ये इंस्पिरेशन में होता है क्या? हाँ होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्या होता है क्या? हाँ होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है क्या? नहीं। वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नहीं। क्या होता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हमने ऑप्शन क्वेश्चन में से रूल आउट कर लिया है कि ऑप्शन 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। तो कौन से 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हो कि 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हुआ है। तो इसमें से इसका इंस्पिरेशन क्या है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स डाउन टूवर्ड्स, मतलब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है? जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटन डाउनवर्ड्स हो जाता है। उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो मूव करती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। Do not collapse between the breaths and some airway always remain which can never be expelled, this is because, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि लंग्स जो होती है अगर, तब उन्होंने क्या कहा है? लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन इट कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स कैपेसिटी में बढ़ा हुआ है, उस लंग्स कैपेसिटी में उसमें उन्होंने बात किया हुआ है जो कि जो एयर होती है वो जो लंग्स में रहती है, जो उसको कोलैप्स नहीं होने देती, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो उसमें से उसी वक्त क्या होता है? तो उसी वक्त मतलब ये क्यों होता है उन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल ए, देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, अभी उसमें निगेटिव प्रेशर होता है कि नहीं वो देखेंगे। देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन इंट्राप्यूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल्स, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्यूरल प्रेशर, द प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या हमें ध्यान में रखना है? सबसे इसमें इम्पोर्टेंट हमें ध्यान में रखना है कि प्रेशर कौन मेंटेन करके रखता है। आपको पता है लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, उसको प्लूरा बोलते हैं। तो वो प्लूरा जो होता है वो लंग्स का प्रेशर मेंटेन करके रखता है। इंटरप्यूरल प्रेशर अगर निगेटिव हुआ तो वो लंग्स क्या होगी? मतलब ऐसी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, तो मतलब पूरी के पूरी कोलैप्स नहीं होगी। तो इसमें से प्यूरल शब्द कहाँ आ रहा है जो निगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहा है? तो ऑप्शन बी क्या है? देयर इज निगेटिव इंट्राप्यूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। क्या है? देयर इज अ निगेटिव इंट्राप्यूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल। क्यों? क्योंकि जो इंट्राप्यूरल स्पेस होती है जिसमें विसरल और पैराइटल प्यूरा होता है वो क्या करता है? निगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखता है। कितना प्रेशर होता है वो? -5 mmHg। कितना होता है? -5 mmHg एट द रेस्ट। और जो निगेटिव प्रेशर होता है वो एक्ट्स करता है लाइक अ सक्शन। तो इसके वजह से क्या होता है? जो लंग्स होती है वो कोलैप्स नहीं होती और वो कंटिन्यूली मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में चलती रहती है। अगर पूरी लंग्स कोलैप्स हो गई और उसमें एयर फील होगी क्या? फिर नहीं होगी ना। ये सिंपल सी बात है। विच इज द पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस रिगार्ड टू द ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है? विच इज पॉसिबल, मतलब कौन सी चीज़ पॉसिबल है जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, जब हम खुद से ट्राई करते हैं। अभी योगा और मेडिटेशन में जो ब्रीद आउट होती है वो कौन से प्रोसेस से होती है? तो ब्रीद आउट, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ब्रीद एयर आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। ये इम्पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? स्टेटमेंट आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट ट्रू लगनी चाहिए रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ब्रीदिंग आउट द एयर थ्रू द स्टिजियन ट्यूब बाय द क्लोजिंग द नोज एंड माउथ। ये सुना है अपने स्टिजियन ट्यूब के बारे में, जो उसमें हम एयर का स्टिजियन ट्यूब से बाहर निकाल सकते हैं क्या जब नोज एंड माउथ करेक्ट हुआ? तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। कॉन्शियसली ब्रीदिंग इन एंड आउट बाय द मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग इट्स द रिब्स। और ऑप्शन ए क्या है? मेक द लंग फुल्ली एम्प्टी फॉर अ फोर्सफुली ब्रीदिंग आउट ऑल एयर फ्रॉम द देम। नहीं, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे? कॉन्शियसली हम ब्रीथ इन और आउट कर सकते हैं बाय मूविंग द डायफ्राम एंड विदाउट मूविंग द रिब्स। ये जब योगा की प्रैक्टिस होती है तब वो करते हैं। पर ऑप्शन डी में, ऑप्शन ये तीनों रूल आउट के क्यों किए मैंने? ऑप्शन डी रूल आउट क्यों किया? क्योंकि लंग्स हम फुल्ली उसकी एयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि लंग्स के अंदर एक कुछ मात्रा में एयर प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि उसको प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है वो किसके वजह से प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं? वो इंट्राप्यूरल प्रेशर के वजह से मतलब मेंटेन करके रखते हैं। और उसके बारे में क्या होता है? उसके बाद में उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो कभी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी वो एक्सपायर आउट नहीं होता। तो इसके वजह से वो क्या है? इसके लिए उसका ऑप्शन क्या है? सी है। कॉन्शियसली हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते। क्योंकि हम कर सकते, आप सांस लीजिए और सांस छोड़िए, तो उसमें से क्या होता है? हम वो कॉन्शियसली कर सकते, पर कंप्लीटली कुछ एयर हमें बाहर लंग्स के बाहर डालनी है, वो हो नहीं सकता।
तो वही होता है, विथ कॉन्शियस एफर्ट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज पॉसिबल बाय मूविंग द रिपकेज मूवमेंट। मतलब वो रिपकेज के मूवमेंट पे, विदाउट रिपकेज के मूवमेंट पे हम डायफ्रामेटिक मूवमेंट कर करके हम ब्रीद इन और आउट कर सकते हैं। उसने क्या पूछा है कि कौन सा थिंग हमारे पॉसिबल है, मतलब वो कौन सी वॉलेंट्री कंडीशन में हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें इन भी कर सकते हैं आउट भी कर सकते हैं। अभी ये टॉपिक, अगला क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले हमें लंग कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, लंग कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, उसके बाद में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो हमें ये याद रखना है कि ये सब की इनकी वैल्यू क्या होती है, ये कैसे वर्क करते हैं, हमें वाइटल कैपेसिटी कब मिलती है, हमें टोटल लंग कैपेसिटी कब मिलती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कब मिलती है, फ्रैक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी कब मिलती है। तो ये सब ग्राफ में करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये वॉल्यूम इज टू टाइम का ग्राफ है। इसमें ये टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के बाद में ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। इसके बाद में क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, वाइटल कैपेसिटी। और इनका टोटल कितना है, टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है, इन सब का जो एडिशन होगा वो टोटल लंग कैपेसिटी होगा। ये हमारा रिवीजन वीडियो नहीं है, तो इसके लिए मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये साथ साथ आप उसको समझ भी लिए और करके जाइए। जो ये PYQ सीरीज कब करनी है, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, उसकी रिवीजन हो गई हो और आपको ये PYQ करने हो, तब ये PYQ सीरीज करनी है। इसके लिए मैं ये PYQ सीरीज बना रहा हूँ। इसके बाद में सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम का जो मिनिमम वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है, 3000 ml होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है, 1200 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना होता है, 1300 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का कितना होता है, 3500 ml। फ्रैक्शनल कैपेसिटी, जो फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है वो कितना होता है, 2500 होता है। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, वाइटल कैपेसिटी इन तीनों की एडिशन हुई ना, तो कितना होता है, 4700। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 600 ml होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना हुआ, वो हमें वो करना है। फिर उसके बाद में फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई है, फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जो आप देख सकते हो कि ये जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, वाइटल कैपेसिटी होती है। और ये सब का एडिशन जो होता है वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो ये किसी रिवीजन वाला है, जब मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा तब उसमें से आप उसको रिवीजन कर लेना है और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्लियर आउट हो गया। सबसे पहले अभी मैंने समझा आपको वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, उसके बाद में टाइडल वॉल्यूम होता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो क्या है वाइटल कैपेसिटी, तो हम क्वेश्चन रूल आउट करेंगे। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं। ऑप्शन बी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम का कुछ एडिशन ही नहीं है, तो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि उसमें तीनों कवर हो रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कवर हो रहा है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कवर हो रहा है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कवर हो रहा है, और आखिरी में क्या हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम। और ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो नहीं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो उसका आंसर क्या हुआ है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हमें आगे जाएंगे तो हमें उसको वैल्यूज़ भी पूछे जाएंगे, तो वैल्यूज़ हमें बार बार रिवाइज करते हुए जाना है और हर क्वेश्चन के साथ हम वो करते जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर इन अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो क्या है उसका आंसर, वाइटल कैपेसिटी है। क्या है उसका आंसर, वाइटल कैपेसिटी। तो कैसे, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड
विथ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब आप जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके बॉडी में कितना जाएगा, उसके बाद में टाइडल वॉल्यूम कितना होगा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा, इसको टोटल बना के क्या होता है अपना वाइटल कैपेसिटी होती है। तो हमने जैसे वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन देखा, उसी के उसमें वो छुपा हुआ है, सिर्फ उन्होंने वो कंसेप्ट बेस पूछा हुआ है, इसकी वजह से वो कन्फ्यूजिंग है। तो ये हमने पता ही है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोलाई डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। तो एल्वियोलाई जो होता है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में भी कोलैप्स क्यों नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सम अमाउंट ऑफ एयर इज रिमेन इन द लंग्स इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, और रेसिडुअल वॉल्यूम की रेंज कितनी होती है, 1100 टू 1200 तक उसकी रेंज होती है। आगे हमें रेंज कैलकुलेशन वो सब चीज़ आएगी, उसके चलते मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, तो आप देख सकते हो वाइटल कैपेसिटी के क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुके हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, अब हमें इसमें से ऑप्शन रूल आउट करने, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, नहीं, इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं, इसमें टाइडल वॉल्यूम नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं, टोटल कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने फिर से घुमाकर सवाल पूछा है, पर हमें पता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद में टाइडल वॉल्यूम। और उन्होंने उसी सीक्वेंस से पूछा है कि अगर टोटल लंग कैपेसिटी से हमने अगर रेसिडुअल वॉल्यूम माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, हमें वाइटल कैपेसिटी मिलेगी, जो हमने पिछले बार ग्राफ में मिला था। और वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम आता है क्या, नहीं आता है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। Quantity is 1500 ml in the respiratory volume and of a normal human adult refers to। तो हमने जो वैल्यू देखे थे, तो इसमें से जो वैल्यू 1500 है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। कोई बोलेंगे इसमें तो रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, कोई बोलेगा इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। तो नियरली अबाउट जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो 1100 टू 1200 होता है, पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1300 टू 1500 तक इसकी रेंज होती है। तो हमें क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा रेंज किसकी है, तो इसमें रेंज किसकी है 1500, मतलब हमें क्या ढूंढना है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ढूंढ रहा है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का है ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो रूल आउट कैसे करना है, ये सब देखना है। रेसिडुअल वॉल्यूम भी आंसर हो सकता था, बाकी के सभी मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम करेंगे, क्योंकि रेंज क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम की भी 1100 टू 1200, पर वो क्या होती है, वो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, वो 1200 के ज़्यादा मैक्स आउट नहीं होती। पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, 1500 से मतलब 1300 से 1500 तक उसकी रेंज होती है, और उसी रेंज के हिसाब से हमें आंसर क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आंसर, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि रेंज किसकी होती है उसकी 1300 टू 1500। अभी हमें ये सब मैच करना है। तो मैच द फॉलोइंग की एक ट्रिक होती है, जो हमें पता है वो पहले सॉल्व करना है, फिर बाकी की मैचअप करना है। तो हमें क्या पता है, सबसे इजी क्या पता है, हमें वाइटल कैपेसिटी पता है। वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होता, बाकी के सब होते हैं टोटल। तो हमें इसमें से ढूंढना है कि क्या तीन चीज़ें किस में है, तो क्योंकि सबसे इजी क्या रहेगा, सी। इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सी का ऑप्शन क्या है, 1। तो अभी सभी इसमें ढूंढना है कि सी का ऑप्शन 1 किस में है, ए में। तो बाकी के हम उसको मैच करके देखेंगे, आगे जाना नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, जब कम टाइम होता है तब सबसे इजी जो होता है वो करेक्ट करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो कितना होता है, ए का 2 मतलब क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ए क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस इट्स करेक्ट। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का ऑप्शन क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी तो हमने पहले से ढूंढ रखी है, क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और जल्दी से आगे बढ़ना है। अभी इसमें कैलकुलेशन आया है, तो कैलकुलेशन क्या है, टाइडल वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे रखा है 1000,
और रेसिडुअल वॉल्यूम दे रखा है 1200, व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पढ़ी। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो जो होता है, अगर हमें फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम निकालना हुआ तो उसमें फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम निकालना हुआ तो क्या ऐड करेंगे हम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वो कितना हुआ है 1000 प्लस 1200, मतलब कितना हुआ 2200। पर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछी है। तो कोई भी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, कोई भी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 500 प्लस 1000। तो 500 प्लस 1000 क्या है, ऑप्शन डी क्या है 1500 ml उसका ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो फिर से वही सवाल, तो नॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमें पता है, 500 के रेंज में टाइडल वॉल्यूम होता है। तो हम टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू ढूंढेंगे। तो वो वैल्यू कहाँ है, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ए का क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। पर ये हर बार ट्रिक वर्क नहीं होती, क्योंकि सब क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों का भी ए का 3 दिया होता है। तो हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे। सबसे क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2500 टू 300 ml। तो हमें दो ऑप्शन तो पता चल गया। तो ए का 3 है, तो ए का 3 कहाँ है, ए का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमें दो ऑप्शंस तो रूल आउट हो गए। तो दोनों ऑप्शन में से हमें अभी करेक्ट आंसर ढूंढना है। अभी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमें कितनी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी 2500 से 300 है। और यहाँ पे क्या है, बी का ऑप्शन 1 दे रखा है, मतलब बाकी की चीज़ें मैच हो चुकी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब उनकी वैल्यूज है और ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। जो पार्शियल प्रेशर लंग्स एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का, वो कैसा होना चाहिए। अभी इसमें एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है कि कोई भी ऑक्सीजन का ट्रांसफर डिफ्यूजन करना हुआ तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। कोई भी चीज़ क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई अगर वो ज़्यादा हुआ तभी वो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, कैपिलरीज में ब्लड है, उससे एक्सचेंज हो पाएगा। क्योंकि कहाँ से प्रेशर ट्रांसफ़र होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन से वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है। तो क्लियर आउट हो गया। तो एल्वियोलाई में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसा होगा, वो हाई होगा। इसके वजह से ही तो कैपिलरीज में गैसेज एक्सचेंज कर पाएगा ना, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाते हैं। तो अभी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड। इक्वल हुआ तो डिफ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन बी, मोर देन दैट इन द ब्लड। यस, जब अगर मोर होगा ब्लड से तभी वो ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज हो पाएगा। ऑप्शन सी, लेस देन दैट इन द ब्लड। लेस हुआ तो वो कैपिलरीज से एल्वियोलाई में जाएगा ऑक्सीजन। पर हमें वैसा चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, एल्वियोलाई से कैपिलरीज में जाना चाहिए। और लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको अगर वो मोर हुआ तभी वो डिफ्यूजन होगा। तो नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज मोर देन दैट इन द ब्लड। कैसे, जो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में से जो कैरी आउट करके वो लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड जाने के लिए चला जाता है, उसका पार्शियल प्रेशर 40 होता है। अगर उसका पार्शियल प्रेशर 40 हुआ, उसका पार्शियल प्रेशर 40 हुआ तो इसके वजह से वो गैसेस एक्सचेंज हुआ ना, क्योंकि 104 मोर देन 40 है mmHg। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो गैसेस एक्सचेंज हो गए और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया और ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि वो हमेशा एक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि O2 मूव्स डाउन इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू ब्लड। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। मतलब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि हायर जो चीज़ होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अगर ज़्यादा इन अमाउंट हुई, ज़्यादा इन नंबर हुई तो वो ट्रांसफ़र होगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, तो मैंने बताया जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो सिंपल क्वेश्चन है। ये जो हमें मार्क्स
जो हमें इजीली गेट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, तो उसमें लिए कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके वजह से ऑस्मोसिस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो मतलब ये सब चीज़ें नहीं है, हमें डिफ्यूज किससे होता है? वो सिंपल डिफ्यूजन से वो कैरी आउट होता है, क्योंकि गैस एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलाई ऑकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। The partial pressure in mmHg of O2 and CO2 at alveoli at the site of diffusion are। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि साइट ऑफ डिफ्यूजन में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 104। वो तो पता है हमें, ऑक्सीजन का कितना है? 104। तो ऑप्शन ए में ही दे चुका है कि पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है? 104। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40 होता है। ये जो फैक्ट्स होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं, इसके वजह से वो क्लियर आउट होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हमने ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में कितना पढ़ा था? 104 पढ़ा था, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पढ़ा था? 40 mmHg पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। अभी लंग्स में जो मतलब इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, किससे वो सेपरेट हो जाती है? तो हमें पता होना चाहिए कि दो लेयर होती है, मतलब एक लंग्स में अगर वो एक्सचेंज होना है तो एक में स्क्वामस इपिथेलियम आनी चाहिए और एक में आनी चाहिए एंडोथीलियम आनी चाहिए। एंडोथीलियम किसकी लेयर होती है? वो ब्लड की लेयर, मतलब ब्लड वेसल्स की लेयर होती है। और स्क्वामस इपिथेलियम किसकी होती है? स्क्वामस इपिथेलियम होती है लंग्स की लेयर। तो एक्सचेंज होना चाहिए। तो अभी ऑप्शन का क्या है? ट्रांजिशनल इपिथेलियम नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि स्क्वामस इपिथेलियम प्लस एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, वो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि ब्लड वेसल्स में जो होती है, ब्लड वेसल्स में होती है वो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड होती है, और जो लंग्स में प्रेजेंट होती है वो जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होते हैं लाइनिंग बाय द एल्वियोलस, जो एल्वियोलस की लेयर होती है उसमें कौन सी होती है? स्क्वामस इपिथेलियम होती है। और जो स्क्वामस इपिथेलियम होती है और उसके बाद में जो ब्लड वेसल्स की होती है उसमें होती है अपनी एंडोथीलियम। तो ये यहाँ पे क्लियर आउट है। ये मेरा मेन मोटिव क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चले और मेरे साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, मतलब आपको इजी चला जाएगा। तो अब करेक्टली आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में पूछा हुआ इन द फिगर ऑफ ह्यूमन लंग लेवल ए एल्वियोलर कैविटी, ये जो है पूरी एल्वियोलर कैविटी है, इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन एज। तो मतलब क्या है? जो ए जो है ए, तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ए क्या है? तो ए क्या है इसमें हमें ढूंढना हुआ है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। कैसे? अभी ए क्या है? हमारी एल्वियोलर कैविटी है, तो हम क्लियर आउट दिख सकता है कि मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रेस्पिरेटरी गैसेस। मतलब उसका फंक्शन क्या हुआ है? तो उन्होंने पहले से दे रखा है कि एक एल्वियोलर कैविटी है, तो एल्वियोलर कैविटी का फंक्शन क्या हुआ? मेन साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो मैंने ये तीन ऑप्शन क्यों रूल आउट किए? ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली हीमोग्लोबिन, नहीं। तो मेनली किसका ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का ट्रांसफर होता है। इसकी वजह से ऑप्शन सी इज रूल आउट। कैपिलरी वॉल का फंक्शन क्या है? जो गैसेस होते हैं उसको ट्रांसफर करना, पर कैपिलरी वॉल का फंक्शन ये नहीं होता कि उसको गैसेस एक्सचेंज करना, और इसके लिए ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। ऑप्शन सी, आर्टरी कैपिलरी पासेज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, और पासेज ऑक्सीजन टू द टिश्यू कैसे? ये रूल आउट किया मैंने, क्योंकि आर्टरीज का काम क्या होता है? जो ब्लड होता है अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना, ना कि उसको ऑक्सीजन को मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। काम क्या होता है? सिर्फ अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड्स द टिश्यू, उसका काम होता है। तो ये ऑप्शन डी भी रूल आउट किया। तो एल्वियोलर मेन कैविटी का आंसर क्या है? मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। अभी ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमें फॉर्म करना है एल्वियोलाई में, तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो क्या है? हाई PO2 पार्शियल प्रेशर, हाई कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अब मैंने पिछले बार भी बताया आपको कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, तो हाई PO2 एंड हाई PCO2 जाना चाहिए क्या? नहीं। अगर इसमें हाई PCO2 है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा? वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन वो ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए रूल आउट है। तो ऑप्शन बी,
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन एंड लेसर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है, पर हमें ऑप्शन पूरे रीड करने। लो PCO2 एंड हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पर मैं ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो डिफ्यूजन कैसे होगा ऑक्सीजन का। लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर नहीं, तो इसमें जो फेवरेबल आंसर है सबसे जो ये होता है कि हाई PO2 क्योंकि हाई ऑक्सीजन प्रेशर है इसके वजह से डिफ्यूजन होगा, और लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है मतलब लेस कार्बोनेट आयंस होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे डिफ्यूजन हो जाएगा। वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज फेवरेबल बाय द हाई PO2, सो O2 डिलीवरी मतलब O2 की डिलीवरी होने के लिए पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन जो होना चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो ही नहीं प्रेजेंट हुआ तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना है करेक्टली कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी देयर, सो एंड इट मस्ट बी हायर इन नंबर, सो देयर मस्ट बी अ डिफ्यूजन इन द ऑक्सीजन। So next question, under normal physiological condition every 100 ml of oxygenated blood can deliver how much ml of O2 in the tissue। अभी ये बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, अभी 100 ml of oxygen of blood can be delivered ml of the मीन्स हाउ मेनी ml of the O2 is in the tissue। अभी इसके लिए हमें थोड़े फैक्ट्स, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml of oxygenated blood deliver dash ml of O2 to the tissues। मतलब इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन अगर टिश्यू को प्रोवाइड हो रहा है तो कितना ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को मिलता है। अगर नॉर्मल हमें अगर हमने पार्शियल प्रेशर लिया ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का तो वो होता है 95 mmHg, और वो कैरी करता है हमारा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। और जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है और जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 45 mmHg, और वो जब टिश्यू से आता है तब भी उसमें 15 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो वो 20 - 15 कितना हुआ, 5 ml हुआ। तो हमें ऑप्शन 5 ml, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वही एक्सप्लेनेशन है, क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है ब्लड वेसल्स में, पार्शियल प्रेशर उसका 95 mmHg होता है। अभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन कहाँ नहीं होना कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 होता है, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन प्रेशर 95 mmHg है। तो कितना हुआ वो 20 ml O2 पर 100 ml, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड में कितना होता है वो पार्शियल प्रेशर O2 कितना होता है 40 mmHg होता है, और टोटल उसका सब्सट्रैक्शन करने के बाद कितना हो गया 5 ml पर 100 ml। ब्लड इज अंडर नॉर्मल रेस्टिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है इतना ऑक्सीजन जाने के बाद भी टिश्यू का कितना पहुँचता है ऑक्सीजन टिश्यू तक, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml पहुँचता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, मतलब जो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट होके जाता है, तो वो किस फॉर्म में जाता है, तो वो फॉर्म में जाता है कार्बोनेट आयंस के द्वारा में। ये थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। किसके फॉर्म में जाता है, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जाता है। क्लियर है ये बाइकार्बोनेट आयंस। जिसको जो सवाल समझ नहीं आया उसका सवाल के बाद में मैंने उस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मैं ये जो स्लाइड है वो प्रोवाइड करूँगा, मतलब तुम्हें रिवीजन के लिए इजी होगा। तो मैक्सिमम आप लाइक्स करिए तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक डेली वीडियो अपलोड करूँ, और वीडियो अपलोड करने के बाद ये स्लाइड और ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन इज, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कौन से शेप में होता है, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कौन से शेप में होता है, सिग्मोइड शेप में होता है। कौन से शेप में होता है, सिग्मोइड शेप में होता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कुछ डायरेक्टली याद रखनी पड़ती है। जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, सिग्मोइड शेप का होता है। तो करेक्ट आंसर इज सिग्मोइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेस ऑकर्स इन, अभी ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस किस में ऑकर्स होता है, तो किस में ऑकर्स होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारा आरबीसी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस प्रेजेंट इन आरबीसीज, किस में प्रेजेंट होता है, वो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, टिश्यू टू लंग्स। फिर माइग्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी एंड कार्बोनेट आयंस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा इज कॉल्ड।
अभी जहाँ भी माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आता है, सब चीज़ें आती है, तो उसमें क्लोराइड शिफ्ट होता है। अभी क्लोराइड वो बाइकार्बोनेट, वो जब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, वो बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, वो आरबीसी में मतलब CO2 को कैरी करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट, आपको पता है क्लोराइड अंदर जाता है, उसके बाद में बायोकार्बोनेट बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है उसके प्लाज्मा में, उसके बाद में वो ट्रैवल करके वो लंग्स तक जाता है। तो वो क्लोराइड शिफ्ट है, हैम्बर्गर फिनोमेना है। आप जब चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे आप तो इजीली पढ़ोगे, इजीली समझ आएगा। तो इसमें आंसर क्या है, क्लोराइड शिफ्ट है। अभी रिएक्शन रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच मतलब ब्लड अगर एसिडिक हुआ तो उसका फायदा मतलब वो कब क्या होता है, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, नहीं उसका और सर्कुलेशन का कुछ हेल्प नहीं है। डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये हो सकता है। रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर, नहीं। रिड्यूस द हार्ट रेट, नहीं। तो अगर ब्लड पीएच ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन जो होगी वो कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की अफिनिटी अगर हीमोग्लोबिन से कम हो गई तो कौन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगा। तो इसके क्या है, अगर पीएच कम होता है, तो पीएच कम होता है तो क्या होता है, डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद इन द ऑक्सीजन। वही डिक्रीज द अफिनिटी कम होने के बाद में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन कम बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस इज। अभी जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन से अफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैरी आउट करना पड़ता है प्लेसेंटा से। तो हमें वो फैक्ट देखना है कौन से ऑप्शन में है। हैज़ लोअर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन एडल्ट, नहीं। हैज़ सेम अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, नहीं। तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। हैज़ ओनली 2 प्रोटीन्स ऑफ सब यूनिट इंस्टेड ऑफ 4, नहीं उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा 2 गामा। हैज़ हायर अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन एडल्ट, क्या है उसका आंसर, डी ऑप्शन है, क्योंकि उसकी अफिनिटी क्या होती है, हायर होती है। तो क्या होते हैं उसकी हायर अफिनिटी, और उसमें 2 प्रोटीन होते हैं या नहीं होते, इसमें 4 प्रोटीन होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, कौन से, 2 अल्फा 2 गामा। पीपल हु माइग्रेटेड टू हाई एल्टीट्यूड एरिया नियर रोहतंग पास अबाउट 6 months बैक विल बी। तो हमें एक फैक्ट ये सबसे ज़्यादा याद रखना है, कौन सा फैक्ट है, अगर कोई भी हाई हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो क्या होता है, उसका आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसका आरबीसी प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल वहाँ पे कम होती है। तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, इसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन करने के लिए मोर आरबीसी चाहिए उधर। फिर वो आरबीसी क्या करेंगे, आरबीसी मोर ऑक्सीजन को कैरी करेंगे और टिश्यू को ले जाएंगे। तो मेन क्या फैक्ट याद रखना है, जहाँ पे भी हमें हाई एल्टीट्यूड दिखाई दे वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर में क्या हो जाता है, जिसकी अफिनिटी जो होती है आरबीसी का अमाउंट तो वो सेटल डाउन हो गया, आरबीसी का अमाउंट सेटल डाउन हो गया तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा हो गई तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से क्या है, हैव यूजुअल आरबीसी काउंट बट हीमोग्लोबिन विथ हाई O2 अफिनिटी। वही यस, अगर हमने रूल आउट करना है आफ्टर, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने टाइमलाइन दी हुई है, कितने दी हुई है, 6 months। तो 6 months में कैसे होगा, 6 months में वो एटीट्यूड एंड सिकनेस आएगा क्या, नहीं, वो क्विकली सम वीक्स में आता है, सम डेज में आता है। और जो आरबीसी का प्रोडक्शन हाई मोर अफिनिटी का होता है, आरबीसी का भी प्रोडक्शन जो होता है वो इनिशियल डेज में ही ज़्यादा हो जाता है, पर जब वो 6 months हो चुका है तो वो, और हमारे फिजिकल फिट होता है क्या, वो फिजिकल फिट होता है कि उससे उसका कुछ ये नहीं होता है अफेक्शन। सिर्फ अफेक्टेड कौन सी चीज़ होती है, 2 चीज़ देखना है। अगर टाइमलाइन दी होगी, ज़्यादा टाइमलाइन दी होगी तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अगर कम टाइमलाइन दी होगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ये फैक्ट हमें याद रखना है। Identify the region of human brain which a pneumotoxic center that alters the respiratory rate by reducing the duration of the inspiration। मतलब ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है, वो कौन सा पार्ट है, विट्स पॉन्स। तो क्या याद रखना है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स, न्यूमोटॉक्सिक पी फॉर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, पी फॉर पॉन्स। तो क्या न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है।
कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है। और जो ब्रीदिंग की रिदम है, ब्रीदिंग की रिदम कौन कैरी आउट करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा जो होता है वो ब्रीदिंग की रिदम कैरी आउट करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 concentration in blood increases and breathing become when the CO2 concentration in the blood increases and breathing becomes। तो जब CO2 concentration अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो शैलो एयर एंड स्लो नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की लेवल अभी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा लेवल चाहिए तो फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग होगी। क्या होगी, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा चाहिए। इन्होंने क्या पूछा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में क्या हुआ है, वही से हम चीज़ें। when you hold your breath which gas change when you hold your breath which gas change in the blood would be the first lead to the urge to breathe। मतलब क्या है, वेन आप जब ब्रीथ होल्ड करते हो, विच गैस चेंज इन द ब्लड, मतलब कौन सा गैस चेंज होता है, वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ, मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ होती है कि तुम्हें ब्रीदिंग करने का होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता है तो उससे क्या होता है, फास्टर एंड शैलोअर ब्रीदिंग फास्टर एंड डीप ब्रीदिंग होती है। तो फास्टर एंड डीप ब्रीथिंग क्यों होती है, क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर अर्ज टू ब्रीथ है, मतलब बॉडी ज़्यादा ब्रीथ करने के लिए ट्राई कर रही है, तो क्या होगा, राइज। रेस्पिरेटरी सेंट्रल्स विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन लोकेटेड इन, जैसे मैंने बताया आपको दो ही चीज़ें, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, अपना पॉन्स में प्रेजेंट है। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन सेंटर कहाँ प्रेजेंट था, जो ब्रीदिंग रिदम कर रहा था वो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगाटा में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वाइटल कैपेसिटी। अभी वही सवाल, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, अपनी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, देखते हैं। इट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वाइटल कैपेसिटी। फर्स्ट, इट इंक्लूड्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस करेक्ट। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नहीं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, करेक्ट। द इंक्लूड्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आता इसमें। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एंड अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, बताइए, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ACE आर द करेक्ट, सो द वी कैन सी देयर दैट ACE आर द करेक्ट। ACE आर द करेक्ट, क्योंकि कैसा होता है वो हमने तो पढ़ ही लिया है, ये वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। फिर से, द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्यूमुलेशन इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स, मतलब आपने टोटल लंग कैपेसिटी जो है उससे एक्यूमुलेट करने के लिए हमने एट द एंड में फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, तो क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब क्या है। इसके लिए टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। ये सब बन के क्या बनेगा अपना टोटल लंग कैपेसिटी, वही एक्सप्लेनेशन है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है एथलीट का, 500 ml एंड 1000 ml ऑफ द रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलेटिक इज 500 and 1000 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज हियर। फिर से रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम अभी हमें क्या करना, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैरी आउट करनी है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है अपनी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इट वुड बी 1500, इट वुड बी 1500। तो मैच द पेयर का चार्ट दिया हुआ है, ये जो है वो जम्बल्ड दिए हुए हैं। जम्बल्ड में हमें 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो इन्होंने ऑप्शन 4C में क्या दिया है, 3500 ml, एंड रेसिडुअल कैपेसिटी हमें पता है वो तो कितनी है, 1200 ml। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक इन द ब्लड टिश्यू। तो क्या है, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मैंने बोला कि अगर टिश्यू के पास भी ऑक्सीजन जाता है तो वो कितना जाता है, ओनली 5 ml जाता है पर 100 ml। तो उसका काम क्या होता है, वो किस इसमें आता है, वो एक्ट करता है एज अ रिजर्व ऑक्सीजन फॉर मस्कुलर एक्सरसाइज, एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग अ मस्कुलर एक्सरसाइज। मतलब जो ऑक्सीजन अपने बॉडी में जब एक्सर्शन होता है, कुछ हम एक्टिविटी करते हैं, तो ये रिजर्व ऑक्सीजन क्या होता है, यूज होता है। इसके लिए जो टिश्यू कितना यूटिलाइज करता है पर 100 ml, वो सिर्फ 5 ml यूटिलाइज करता है। पर बाकी का क्या, जो बाकी का जो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, वो किसके लिए काम आता है, वो मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए काम आता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके लिए काम आता है। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एक्ट एज, मतलब अगर क्या प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड एंड प्लाज्मा एंड आरबीसीज। क्या प्रेजेंट होता है वो, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, प्लाज्मा एंड आरबीसीज। What is true about RBCs in humans? Let's see what. They carry about 20 to 25% of CO2. Yes, correct. Transport 80% of oxygen and rest of 20% is transported and dissolved in the blood plasma. No. They transport 99.59, 92 point something. They do not carry CO2 at all. नहीं, तो वो क्या कैरी करते हैं, वो कैरी करते हैं 20 to 25% of CO2. Which of the two following changes usually tend to occur in the plane dwellers when they move in high altitude? वही सवाल, इसमें टाइमलाइन दी हुई है या नहीं दी हुई है, तो इसमें कौन सी दो चीज़ें आएगी, इंक्रीज द ब्लड सेल साइज, नहीं, साइज बढ़ता है, नहीं, नंबर्स बढ़ता है। इंक्रीज इन रेड सेल प्रोडक्शन, यस करेक्ट। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, यस करेक्ट। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, थ्रोम्बोसाइट और उसका कुछ रिलेशन है, नहीं, तो सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसका मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, 2 and 3, 2 and 3, वेयर इट्स 2 and 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग एट द सी लेवल हैव अराउंड 5 million of RBC per cubic millimeter of the blood, whereas those at 5400 meters altitude have around 8 million of RBC. This is because of, अभी ये सेम सवाल है पर उन्होंने उल्टा पूछा हुआ है, क्या कि जो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होते हैं लोग, उनकी आरबीसी प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लो ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हेंस मोर आरबीसी नीडेड टू बी एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड टू द O2 टू सर्वाइव। मतलब ये ऑप्शन है, देयर इज मोर यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन का उसका कुछ रिलेशन नहीं है। पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड, नहीं। पीपल गेट मोर पोल्यूशन फ्री एयर ब्रीद आउट, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। क्या है, एटमॉस्फेरिक O2 इज लेवल इज लेस एंड हेंस मोर आरबीसी इज नीडेड टू एब्जॉर्ब एंड रिक्वायर्ड अर्थ। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन का आरबीसी का प्रोडक्शन हुआ तो क्या है, ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा मतलब बॉडी में चाहिए, इसकी वजह से आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके वो सर्वाइव करेगा। वही सवाल, blood analysis of the patient reveals an usually high quantity of the carboxyhemoglobin which is conclusion is mostly like to correct। तो इस पेशेंट में क्या है, ये इस पेशेंट में क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो इसका रीज़न क्या है वो पूछा हुआ है उन्होंने। तो क्वेश्चन क्या है, पेशेंट इनहेल पोल्यूटेड एयर यूजुअली हाई कार्बन डाइसल्फाइड। तो ऐसा क्वेश्चन आने के बाद पोल्यूशन में क्या, पोल्यूशन में कौन सा गैस इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये फैक्ट कुछ है तो वो याद ही रखने। तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ढूंढना है यहाँ पे। तो क्या है, पेशेंट इनहेल पोल्यूटेड एयर विथ अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू अ रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। तो वो दो चीज़ों से ट्रांसफ़र होता है, एक प्लाज्मा और
जहाँ पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है और दूसरा इरेथ्रोसाइट जो उसको कैरी करता है, मतलब आरबीसी जो उसको कैरी आउट करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू अ लंग एज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स तक कौन से मीन्स से जाता है? द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया लंग ब्लड टू लंग्स एज, किससे जाता है वो? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एसिड से जाता है। अभी ये एसिरेशंस के सवाल होते हैं, एसिरेशंस के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें सॉल्व करने की ट्रिक होती है। अगर दोनों रिलेटेड लगे तो ही दोनों ऑप्शन के लिए करेक्ट करना है, अगर नहीं लगे तो ये एक करेक्ट करना है और दूसरा ऑप्शन होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं है, तो वही सवाल। तो हम पढ़ेंगे ऑप्शन ए, ड्यूरिंग गैस ट्रांसपोर्ट अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अभी उसका रीजन, the binding is related to the high concentration of partial CO2 and lower partial pressure of oxygen in tissue. Choose the correct answer. Yes. तो क्या है? both A and R are true and R is a correct explanation for the A. ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो क्या होगा जाएगा? बाइंड हो जाएगा। कब बाइंड हो जाएगा? जब उसको टिश्यू से और लंग से एक्सपायर आउट होना होगा, तो वो उसका रीज़न है। नेक्स्ट एसेरेशन का सवाल, पर्सन गोज टू हाई एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एटीट्यूड सिकनेस, जो हमने एटीट्यूड सिकनेस जो पढ़ा था वो, और लाइक विथ सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन। रीजन, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। येस, उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एट हाई एटीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, सो चूज द करेक्ट। तो ये करेक्ट उसके लिए करेक्ट है दोनों। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसके लिए उसको क्या हो रहा है? एटीट्यूड सिकनेस हो रहा है। तो क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। मतलब वो रूल आउट करना है, अगर वो रिलेटेड लगा तभी हमें क्या करना है? उसे दोनों करेक्ट, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो एक्सप्लेनेशन के लिए करेक्ट है क्या, वो उसके बाद में करना है। ऑप्शन है वही। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अभी मैच द फॉलोइंग में हमें पता है, जो हमें पता है वो ऑप्शंस हमें पहले ढूंढने। हमें पता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स, न्यूमोटॉक्सिक फॉर न्यूमोटॉक्सिक, पी फॉर पॉन्स। तो ए का 2, तो ए का 2 है, तो ए का 2 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन बी में क्या है? ए का 2 है। तब भी हमें और ढूंढना है। ऑटो डिसोसिएशन कर्व, ऑटो डिसोसिएशन कर्व किसके लिए होता है? ऑटो डिसोसिएशन कर्व होता है हीमोग्लोबिन के लिए। कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस का क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस का काम होता है आरबीसी में वो कैरी आउट होता है, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना होता है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो हमें पता है उससे वो ऑप्शन हमें ढूंढना है, उसके फिर ऑप्शन में जाके उसको सॉर्ट आउट करना है, फिर ऑप्शन करेक्ट करके आगे जाना है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। विथ रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है ऑक्सीजन की, वो ढूंढनी है हमें। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर कार्बन कॉन्सेंट्रेशन H+ का ज़्यादा हुआ, मतलब ब्लड क्या है? उसका pH कम है, pH कम है मतलब वो क्या है? एसिडिक है। एसिडिक है, इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की अफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्वियोलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है या नहीं करता? वो क्या करता है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड बाय द ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज। क्यों ब्लड क्यों एसिडिक नहीं बनता? क्योंकि ब्लड के पास एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, उस सिस्टम का काम क्या होता है? बफर करना। बफर मतलब उसको मेंटेन करना, एसिडिक और बेसिक को। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्लड बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द CO2 एज अ ट्रांसपोर्ट। करेक्ट, यहाँ तक समझ आ गया? उसको क्या बोलते हैं? बफर सिस्टम बोलते हैं।
थोड़ा क्विकली क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन और आंसर्स और पीवाईक्यू की रिवीजन है। जो पीवाईक्यू की रिवीजन होती है वो हमें कब करनी पड़ती है, जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी हो, ये कंप्लीट हो चुकी हो। अभी क्या है, बहुत बहुत स्टूडेंट्स लोगों की थ्योरी और वो सब कंप्लीट हो गया, पर पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं है। तो पीवाईक्यू सीरीज़ क्या होती है, सिर्फ क्वेश्चन का रिविजन करना। इसके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो आपको ईजिली दिमाग में बैठ जाए। Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli। अभी ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करना है तो क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होना चाहिए, H+ आयन कम होना चाहिए। तो ये सब 3 ऑप्शन कहाँ पे दिख रहे, हाई पार्शियल प्रेशर यस, लो PO2 यस, लेस यस, लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे कहा हाई PO2 CO2 लेस H+, हायर टेम्परेचर। तो हमें रूल आउट क्या करना है, ए और सी में से करना है। तो ए और सी में से आई विल गो विथ ए। तो क्या है उसका आंसर, ए। क्या है, हायर PO2 इन लोअर टेम्परेचर। करेक्ट है, आगे बढ़े। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कौन सा होता है, अस्थमा होता है, नहीं होता है, क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है। क्या होता है, एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा ऑप्शन का है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं उसको स्टेटमेंट बेस हमें याद रखना चाहिए। तो स्मोकिंग, सिगरेट आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्फाइसीमा आ जाएगा। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। अभी अस्थमा एक जो होती है वो एक एलर्जिक कंडीशन होती है, तो एलर्जिक कंडीशन है तो एट्रीब्यूटेड टू। तो एलर्जी कहाँ है, हमें यहाँ पे ढूंढना है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। तो ऑप्शन क्या है, एलर्जी, ऑप्शन डी। नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरियाज इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वुलर वॉल। मतलब वही पल्मोनरी डिसीज की होती है, कोई भी सिगरेट स्मोक कर रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने क्या पूछा, एल्वुलर सरफेस एरिया इज इन्वॉल्व इन द गैस सेक्शन। तो गैस सेक्शन मतलब वो उस एल्वुलाई को डैमेज कर रहा है। तो एल्वुलाई को कौन डैमेज करता है, कौन सा डिसीज करता है, एम्फाइसीमा। क्या है, एम्फाइसीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, ये ऐसे शब्द बार बार देखने क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो करेक्ट, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। नहीं, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एल्वुलाई का बेस ये होता है। सेकंड क्या है, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉफिक सेंटर स्पॉन रीजन ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंप्रेशन। नहीं, वो क्या करती है, कम करती है। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस। यस, इसका क्या आंसर है, ये सी ऑप्शन है। क्या, और अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्यों, जैसे कि ग्राइंडर्स, उसमें कैसे ऑक्यूपेशनल डिसीज होते हैं ना, ऑक्यूपेशनल, जैसे कि सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, ये सब होते हैं उसमें। ड्यू टू इंक्रीज द एयरबॉर्न एलर्जेंस, एलर्जन पोल्यूटेंट्स आया और नीचे ब्रोंकल अस्थमा के रिलेटेड कोई भी सवाल आया तो उसमें एलर्जी आना जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, क्योंकि एलर्जिक कंडीशन है ना, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड ये होगा। विच वन इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मैंने बोला ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पता चाहिए, और ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स और वो होता है। तो इसमें से कौन सी ऑक्यूपेशनल, सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। Which of the following is correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively? Which of the following is correctly represents the lung condition in asthma and emphysema respectively? Respectively शब्द आया तो सीक्वेंस करेक्ट नहीं होना चाहिए। पहले क्या पूछा उन्होंने, अस्थमा, और बाद में एम्फाइसीमा पूछा है। तो इसमें क्या होता है, अस्थमा में हमें पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स होती है, और एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वुलर सरफेस जो होता है वो डैमेज होता है। तो ये ढूंढना है। तो रिस्पेक्टिवली मतलब सबसे पहले हमें अस्थमा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अस्थमा का कहाँ दिया हुआ है, तो अस्थमा का ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सर्फेस। किसका है, ये एम्फाइसीमा का है। रिस्पेक्टिवली शब्द आया तो सीक्वेंस में फर्स्ट क्या आना चाहिए, अस्थमा आना चाहिए, उसके बाद में क्या जाना चाहिए, एम्फाइसीमा आना चाहिए। सो
हमने यहाँ तक पूरे एमसीक्यू कवर कर लिए ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के, हमने पूरे कवर कर लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और ऐसी सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर इसमें हम कवर करेंगे, ये हमारी PYQ सीरीज़ है। चलो, थैंक यू।